इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न है, वो इस प्रश्न में कहते हैं कि लोहे के एक ठोस गोले की त्रिज्या स्मॉल ए है, इसके दो बराबर भाग किए जाते हैं। प्रथम भाग को गलाकर एक समान व्यास का L1 लंबाई का तार बनाया जाता है, दूसरे भाग को गलाकर एक समान व्यास का L2 लंबाई का तार बनाया जाता है। इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात इनकी लंबाइयों के पदों में याद कीजिए। तो भाई मान लीजिए ये गोला है कोई, चित्र नहीं है, चित्र में बना रहा हूं। ये गोला है इतना बड़ा, और मान लीजिए इसकी जो त्रिज्या है वो a है। त्रिज्या कितनी है? वो a दे रखी है, इसका केंद्र बिंदु है। वो कहते हैं कि इस गोले को काट के दो भाग किए जाते हैं। मान लीजिए काट दिया जाता है गोला, और क्योंकि गोले का त्रिज्या दे रखी है, तो गोले की जब त्रिज्या दे रखी है तो इसका आयतन कितना हो जाएगा? v = 4/3 पाई r की पावर 3, और r के स्थान पे a है तो a की पावर 3 हो जाएगा। अब इतना तो आयतन हो गया इसका, क्योंकि पूरा गोला है। अब गोले को दो बराबर भागों में काट दिया जाता है। इसका पहला भाग हो गया इधर वाला, पहला भाग हो गया इधर वाला। इससे L1 लंबाई का, कैपिटल L1 लंबाई का एक समान व्यास का तार बनाया जाता है, और इसके दूसरे भाग से L2 लंबाई का एक समान व्यास का तार बनाया जाता है। अब देखिए, जैसे ही इस गोले को दो बराबर भागों में बांटा जाएगा तो उसका आयतन भी दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। इसी को ही हम दो से अगर हम भाग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमको? v = 4/6, 4/3 दूनी 6 प्राप्त होगा। 4/6 पाई a की पावर 3, काटेंगे तो 2/3 यानी v = 2/3 पाई a की पावर 3 प्राप्त होगा। यानी आधा आयतन इधर हो जाएगा और आधा आयतन इधर हो जाएगा। ओके, तो लिखेंगे माना एक बार फिर पढ़ लेते हैं। लोहे के एक ठोस गोले की त्रिज्या स्मॉल ए है, इसके दो बराबर भाग किए जाते हैं। प्रथम भाग को गलाकर एक समान व्यास का L1 लंबाई का तार बनाया जाता है, दूसरे भाग को गलाकर एक समान व्यास का L2 लंबाई का तार बनाया जाता है। इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात पूछा है लंबाइयों के पदों में। तो लिखेंगे माना प्रथम भाग के तार की त्रिज्या, प्रथम भाग माना प्रथम भाग, इसके प्रथम भाग, ये मान लीजिए पहला भाग हो गया, ये इसका दूसरा भाग हो गया, क्योंकि दो बराबर भागों में काट दिया जाता है। तो इसको गलाकर, इसके पहले भाग को गलाकर L1 लंबाई का एक समान व्यास का तार बनाया जाता है, और दूसरे भाग को भी गलाकर क्या किया है उन्होंने? L2 लंबाई का एक समान व्यास का तार बनाया जाता है। तो लिखेंगे माना प्रथम भाग, इसका जो प्रथम भाग है, इसके प्रथम भाग की त्रिज्या, प्रथम भाग के तार की त्रिज्या स्मॉल a1 तथा द्वितीय भाग के तार की त्रिज्या A2 है। द्वितीय भाग के तार की त्रिज्या A2 है। अब चूंकि दोनों के आयतन समान है, इसलिए प्रत्येक का आयतन क्या हो जाएगा? प्रत्येक भाग को तार में लिख सकते हैं। प्रत्येक तार
का आयतन समान होगा। V1 इक्वल टू V2, V1 इक्वल टू V2। V1 के स्थान पर मैं क्या लिखूंगा, 2/3 पाई a की पावर 3। त्रिज्या क्या मानी है मैंने, पहले भाग की त्रिज्या a1 मानी है, तो क्या हो जाएगा a1 पहले तार का क्षेत्रफल यानी a1 इंटू L1, ऐसे यहां पर a2 इंटू L2, क्षेत्रफल गुना लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, इसका आयतन बन जाएगा। करेंगे। अब आप ये कहेंगे कि सर आपने ये वाली वैल्यू क्यों रखी, क्योंकि ये भी तो आयतन ही है, तो दोनों में अंतर है। मैंने यहाँ पर a1 L1 a2 L2 क्यों लिखा है, v1 इक्वल टू v2। मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि मैंने यहाँ पर ये वैल्यू क्यों लिखी है। अगर मैं इस वैल्यू को लिखूंगा v1 इक्वल टू v2 करके, तो जरा देखते हैं क्या प्राप्त होगा। v1 इक्वल टू v2, v1 के स्थान पर भी सेम वैल्यू आ जाएगी, यानी 2/3 पाई a के स्थान पर a1 आ जाएगा, a1 की पावर 3 इक्वल टू, ऐसे यहाँ पर v2 के स्थान पर मैं क्या लिखूंगा, यही वैल्यू 2/3 पाई a 2 की पावर 3 आ जाएगा। तो 2/3 पाई से 2/3 पाई केवल कट जाएगा और बचेगा आपके पास a1 की पावर 3 इक्वल टू a2 की पावर 3। केवल त्रिज्याओं में ही संबंध यहाँ पर स्थापित हो रहा है इस समीकरण से, इस सूत्र का प्रयोग करते हुए। अगर मैं इसको लंबाई के पदों में लिखने का प्रयास करूंगा तो लंबाई भी यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगी, जो कि एक अलग संबंध हमको स्थापित, अलग संबंध हमको प्राप्त होगा क्षेत्रफल और लंबाई के पदों में। या फिर यहाँ से, क्योंकि क्षेत्रफल हमारे पास में नहीं है, पाई आर स्क्वायर का प्रयोग करते हुए आप उसकी त्रिज्या रख सकते हैं, तो त्रिज्या और लंबाई के पदों में एक अन्य संबंध हमको यहाँ से प्राप्त होगा। इसीलिए वॉल्यूम का एक अन्य सूत्र AL हमने यहाँ पर लिया है। ठीक है, अब ये क्षेत्रफल नहीं है तो क्या करेंगे, क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर स्क्वायर, परंतु पहले तार की जो त्रिज्या है वो हमने a1 मानी है, तो पाई a1 स्क्वायर इंटू L1, ऐसे यहाँ पर पाई a2 स्क्वायर इंटू L2 हो जाएगा। अब देखिए पाई से कटेगा पाई, जो बचा उसको लिखेंगे a1 स्क्वायर इंटू L1, ऐसे यहाँ पर a2 स्क्वायर इंटू L2। केवल यही तो वैल्यू हमको प्राप्त होगी, और तो कुछ हमको प्राप्त होने वाला नहीं है। अब देखिए क्या हम यहाँ से प्रयोग कर सकते हैं, जो त्रिज्याओं वाले पद हैं उनको एक तरफ लिख लेंगे और जो लंबाई वाले पद हैं उनको एक तरफ लिख लेंगे, तो कुछ इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगी। लिखेंगे याद करके a1 स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर इक्वल टू L2 अपॉन L1। आप इसको समीकरण नंबर 1 बना देंगे। यहां से हमें लंबाइयों का अनुपात और उनकी त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात का संबंध वाला सूत्र ये हमको प्राप्त हुआ है। ठीक है, याद करेंगे पहले तार का प्रतिरोध, पहले तार का प्रतिरोध पहले तार का प्रतिरोध क्या सूत्र है, R1 इक्वल टू रो L1, L के स्थान पर कैपिटल L1 अपॉन A। अब A नहीं है हमारे पास, तो उसके स्थान पर क्या जाएगा, उसका सूत्र यानी पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा यहाँ पर पाई A1 स्क्वायर। समीकरण नंबर क्या बना लेंगे इसको, समीकरण नंबर मान लीजिए आप इसको 2 बना लो।
इसी प्रकार दूसरे तार का प्रतिरोध, डैश लगाएंगे, लिखेंगे R2 इक्वल टू रो L2 अपॉन A2 के स्थान पर पाई A2 स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर बना लेंगे 3। दोनों में संबंध स्थापित करने के लिए क्या करेंगे, चाहे कोई सी को भी किसी भी से बात कर लो, चाहे तो 2 को 3 से कर लो या 3 को 2 से कर लो, आपकी मर्जी है, जैसे भी आपको उचित लगे वैसे करना है। मैं करता हूं 2 को 3 से। यदि मैं करूंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा, जरा देखते हैं। R1 अपॉन R2, क्योंकि समीकरण 2 में क्या है, R1 है। रो L1 अपॉन पाई A1 स्क्वायर N2, क्या पहुंचेगा, पाई A2 स्क्वायर ऊपर पहुंचेगा बटे रो L2 आ जाएगा नीचे, रो से कटेगा रो, पाई से कटेगा पाई, जो बचा उसको लिखेंगे R1 अपॉन R2 R1 अपॉन R2। ये बचा यहाँ पर L1। अब देखिए L1 वाले जो पद है मैं उनको L1 की तरफ लिखूंगा बटे L2, और जो A वाले पद है मैं उनको A वाली तरफ लिखूंगा, तो A2 स्क्वायर बटे A1 स्क्वायर, कुछ इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 में किस चीज की वैल्यू है आपके पास में, A1 स्क्वायर बटे A2 स्क्वायर, ये हो गया है A2 स्क्वायर और A1 स्क्वायर। L1 अपॉन, मतलब ये उल्टा हो रहा है, कोई बात नहीं है, तो समीकरण 1 से किसकी वैल्यू रखेंगे आप, किसी की भी रख लो। और किसके पदों में पूछा है, लंबाइयों के पदों में पूछा है, तो आप क्या करेंगे, A2 अपॉन A1 का मान रखेंगे आप समीकरण नंबर, आप मान लो इसको समीकरण नंबर क्या मान लीजिए, 4 मान लो। आगे देखिए, अब देखिए समीकरण 4 में क्या है, A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर है, और यहाँ पर है A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। अब हमको चाहिए वैल्यू किसकी, A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर की, तो इसको पलट लेंगे, क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, L1 अपॉन L2 हो जाएगी। तो लिखेंगे समीकरण 1 से A2 स्क्वायर बटे A1 स्क्वायर इक्वल टू कितना है, कितना प्राप्त होगा, अगर हम यहां से इसको देखेंगे तो A2 स्क्वायर बटे A1 स्क्वायर, तो ये पलट जाएंगे L1 अपॉन L2। कौन से समीकरण में, समीकरण 4 में। रखने पर, यदि रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, जरा देखते हैं। R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1 अपॉन L2 गुणा, ऐसे यहाँ पर A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर, उसके स्थान पर ये वाली वैल्यू A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर इक्वल टू L1 अपॉन L2 रखेंगे। अब L1 वाले पदों की गुणा L1 से करेंगे और L2 वाले पदों की गुणा L2 वालों से करेंगे, तो क्या प्राप्त होगा, L1 स्क्वायर अपॉन L2 स्क्वायर, यही आपका आंसर है। प्रतिरोधों का अनुपात कितना हो जाएगा उनकी लंबाइयों के पदों में, L1 स्क्वायर अपॉन L2 स्क्वायर। ठीक है, यहां आने के पश्चात ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाता है।